तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को कवर कर दिया है, जिसमें मैंने आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफर कवर किया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ। वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो यह सिंधु सभ्यता नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पर इसमें भी याद रखना, जो सर्वमान्य है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। पर बाद में देखा गया कि जब बाद में खुदाई हुई तो जो इसके साक्ष्य हैं वो यमुना घाटी, गोदावरी घाटी यानी कि अन्य नदियों की घाटियों पर भी मिला। इसीलिए बाद में जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता रखना इसका नाम सही नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा पे रख दिया। क्योंकि इसकी खुदाई में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी दिया हुआ है और हड़प्पा सभ्यता भी दिया हुआ है, जबकि ये सभी एक ही के नाम है। पर सबसे उचित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बता ही दिया क्यों, क्योंकि पहले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, पर जब इसके धीरे धीरे विस्तार हुआ और भी जगह पर खुदाई हुई तो पता चला कि जो इसका विस्तार है और भी नदी घाटियों पर मिला है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, पर सबसे उचित नाम है हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता लगाई गई तिथि कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास रहा है। यह सर्वमान्य तिथि है और कई किताबों में जो तिथि है वो 2350 या 2400 ईसा पूर्व से बताई गई है, पर जो सर्वमान्य तिथि है ये 2500 ईसा पूर्व से ही है। याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ये जरूर याद रखिएगा। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो रहा था उस समय इसके समकालीन और भी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी सभ्यताएं चल रही थी। पर बाकी की जो सभ्यताएं थी वो ग्रामीण सभ्यताएं थी, पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कैसे पता चली वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। और इतना आप याद रखिएगा कि यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। देखिए क्या हुआ था कि जहां पर इसकी खुदाई हुई थी ना हड़प्पा में, वहां पर पहले क्या हो रहा था, जब मतलब इसकी खुदाई नहीं शुरू हुई थी, वहां के जो लोग थे वो घर बनाने के लिए वहां से खुदाई करके जो ईंटें थी वहां की ईंटों से अपना घर बना रहे थे। तो जो चार्ल्स मैसन था इसको पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करके वहां से ईंटें निकल रही हैं और उसे अपने घर बना रहे हैं। तो जब इसको पता चला, पर इसने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इसको पता तो चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उस समय अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो बात वहीं पर खत्म हो गई। पर बाद में 1921 में देख रहे हैं आप, 1826 में चार्ल्स मैसन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 में जाकर तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, मतलब कि उस समय के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, अंग्रेजी होंगे क्योंकि भारत भी आजाद नहीं हुआ था, 1921 की बात है, तो जॉन मार्शल ने खुदाई करने का आदेश दिया। तो जॉन मार्शल को पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता बसी थी, तभी ये सब अवशेष मिल रहे हैं। तो जॉन मार्शल अधिकारी था, वो खुद तो खुदाई करेगा नहीं, तो उसने खुदाई करने के निर्देश किसको दिए? राय बहादुर दयाराम साहनी को। जो जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, खुद खुदाई तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने निर्देश दिए थे राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की और सबसे पहले हड़प्पा की खोज की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा शहर की बात हो रही है, तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तब की थी 1921 में। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक है, मतलब कि कहां तक सभ्यता फैली हुई थी। तो इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा पाई गई है मांडा में, जो कि जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी सीमा की बात करें तो वह है दैमाबाद। दक्षिणी सीमा दैमाबाद तक फैली हुई है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी पूर्वी सीमा का विस्तार है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जिसे कहते हैं सुतका गैंडोर, वहां तक ये फैली हुई थी सभ्यता। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तरी सीमा जो है मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद, दादा से रिलेट भी हो रहा है, दक्षिणी सीमा दा और दैमाबाद का दा, तो दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सूत का गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। ये याद रखेगा, आपसे ऐसे पूछा भी जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां तक फैली हुई थी, तो आपको ये याद होना चाहिए चारों चीजें। और ये जरूर याद रखेगा कि जो सिंधु सभ्यता का आकार था, यानी कि जो इसका विस्तार था, तो अगर हम मैप में देखें तो जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था ये त्रिभुजाकार था। अगर हम सभी पॉइंट को आपस में मिलाए ना तो एक त्रिभुज बनता है, तो इसीलिए कहा गया कि जो सिंधु सभ्यता का आकार है ये त्रिभुजाकार है। अब हम आगे देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था ये हम देख लेते हैं।
तो जो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था ये मात्र सत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये मात्र देवी की पूजा करते थे। ये तो नहीं पता चला कि वो कौन सी देवी की पूजा करते थे, पर यह माना जाता है कि उनकी मात्र देवी थी। वो अपनी मात्र देवी की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। और जो वहां की मोहरें थी, मोहरों पर भी देवियों की तस्वीरें मिली हैं, आकृतियां मिली हैं। इसलिए माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी। याद रखेगा। और जो सिंधु सभ्यता का समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें कौन कौन वर्ग थे? एक था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। उसके बाद देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनका भोजन कैसे था। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि वो शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी शवाधान प्रणाली क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कौन कौन सा प्रकार था? पहला प्रकार था पूर्ण शवाधान, जिसमें वो क्या करते थे? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, जिसे कहा जाता था पूर्ण शवाधान। दूसरा था आंशिक शवाधान। तो आंशिक शवाधान में मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उसके बाद जो उसकी बाकी की हड्डियां बचती थी उसे दफना दिया जाता था। इसको कहा जाता था आंशिक शवाधान। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अलग अलग किताबों से उठाए हैं, तो याद रखिएगा। जो उनकी शवाधान प्रणाली थी ये 3 प्रकार की थी, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। तो आगे हम देखते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं ना, तो उसका हम नगर नियोजन देख लेते हैं कि क्यों उसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान बने थे उनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। यह जरूर याद रखेगा कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और सिंधु सभ्यता के जो मकान थे उनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता के जो मकान जितने भी बने हुए थे ना, उनके जितने भी दरवाजे थे वो बाहर की ओर सड़क पे नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर गलियों की ओर खुलते थे। और सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कितनी इसकी चौड़ाई है? तो लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये सड़क कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, ये याद रखेगा। और सामान्यतः जो मकान बने होते थे सिंधु सभ्यता के, उसमें 4 और 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। इसीलिए से शहरी सभ्यता कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से ये अपने नगर को बसाते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे यहाँ पर जो नालियां भी मिलती थी वो ढकी हुई नालियां थी, इसीलिए से शहरी सभ्यता कहा गया। क्योंकि आप देखिए हैं कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और जो दरवाजे भी थे वो सड़कों की ओर नहीं खुल रहे, गलियों की ओर खुल रहे हैं। चौड़ी सड़कें होती थी, 4-5 कमरे के मकान बनाए जाते थे, उसमें रसोई घर भी है, कुआं भी है, शौचालय भी है, स्नानागार भी है, ढकी हुई नालियां हैं, इसीलिए से शहरी सभ्यता कहा जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। यहां से बहुत से प्रश्न बने हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हुई थी 1921 में। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और वर्तमान में ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है जिसमें दफनाया जाता है और RH37 कब्रिस्तान मिले हैं। तो 37 कब्रिस्तान मिले हैं जिन्हें RH37 का नाम दिया गया है। तो RH37 कब्रिस्तान मिले हैं, लकड़ी का ताबूत मिला है, अन्नागार मिला है और श्रमिक आवास मिला है। और भी कई चीजें मिली हैं पर वो आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा आप फैक्ट भी पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट वही कवर किया है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है जो कि हड़प्पा से मिली हैं। तो ये आपको कैसे याद रहेगा? तो आप इसे एक स्टोरी से बनाकर याद कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मजदूर की सारी जिंदगी कमाने खाने में निकल जाती है और बाद में बेचारा वो खत्म हो जाता है, कमाते खाते ही बाद में खत्म हो जाता है। तो ये आपको याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। तो देखिए क्या क्या मिला है। श्रमिक आवास मिला है, मजदूर है तो वो खाएगा, अन्नागार मिला है जहां वो अपना अन्न रखेगा, लकड़ी का ताबूत मिला है, मैंने आपको बताया ना मजदूर की सारी जिंदगी कमाने खाने में निकल जाती है और अंत में वो खत्म हो जाता है। तो लकड़ी का ताबूत मिला है उसको दफनाने के लिए और RH37 कब्रिस्तान मिला है जहां पर उसे दफनाया जाएगा। तो क्या क्या मिला हड़प्पा से? श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH37 कब्रिस्तान मिला है। जो ये कब्रिस्तान है RH37 ये भी NTPC के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसे भी कवर किया है। तो ये 4 चीजों को आप याद रखिएगा, ये हड़प्पा से मिली हैं। तो हड़प्पा के बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था और वर्तमान में ये कहां पर है? तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई हुई थी 1922 में। तो बस आप 2 ही याद रखना, एक तो 1921 में हड़प्पा की हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की। बाकी आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, बस ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि प्रथम 2 है ना। हड़प्पा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी खुदाई 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस शब्द का अर्थ है। तो यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। तो पहला है पुरोहित आवास, दूसरा है अन्नागार, तीसरा विशाल स्नानगृह, घर में कुआं मिला है, आदि शिव की मूर्ति मिली है,
कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। और सबसे चौड़ी सड़क, तो वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदड़ो में। तो सबसे चौड़ी सड़क कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली है आपने देख लिया। पुरोहित आवास, पीछे हमने पढ़ा था हड़प्पा में, तो वहां पर क्या मिला था? श्रमिक आवास। और यहां पर क्या? पुरोहित आवास। तो देखिए मोहनजोदड़ो से आपको इसे लिंक करना है। मोहनजोदड़ो में क्या? मोहन, तो भगवान कृष्ण को मोहन मुरारी कहा जाता है, मोहन। तो यहाँ पर क्या है? अगर भगवान है तो उनकी पूजा होगी, तो पुरोहित है, पुरोहित का आवास है और अन्नागार है, तो पुरोहित है, खाएंगे पिएंगे। ये जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है। पर जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ये सबसे बड़ा, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। मिला तो वहां पर भी, हड़प्पा में भी, ये पर ये बड़ा वाला था। तो पुरोहित का आवास मिला है, अन्नागार मिला है, तो पुरोहित रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे तो है ही। विशाल स्नानगृह मिला है, घर में कुआं है, आदि शिव की मूर्ति है। तो देखिए हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं कि जो पुरोहित हैं, मोहनजोदड़ो में हमने मोहन को लिंक किया कि भगवान कृष्ण को, तो पूजा करने के लिए पुरोहित हैं। तो जो पुरोहित हैं पहले स्नानगृह में स्नान करेंगे, तो विशाल स्नानगृह बनाया गया है, वहां पर क्या करेंगे? वो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वो क्या करेंगे? पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए कौन है? भगवान शिव है, तो भगवान शिव पर क्या किया जाता है? जल चढ़ाया जाता है। तो घर में कुएं से पानी निकालेंगे और शिव पर जल चढ़ाएंगे। क्या क्या हमने पढ़ा? पुरोहित आवास है, यानी कि पुरोहित हैं, वो क्या करेंगे? सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद घर के कुएं से पानी निकालेंगे और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे। तो ये हम स्टोरी से बना रहे हैं ताकि आपको अगर एक भी चीज पता चल जाए तो बाकी उसके आसपास की चीजें आपसे लिंक हो जाए कि हाँ ये चीज यहीं पर होगी। तो मोहनजोदड़ो में हमने पढ़ लिया कि पुरोहित आवास है, अन्नागार है, विशाल स्नानगृह है, घर में कुआं है, आदि शिव की मूर्ति है और कांसे से बने नर्तकी की मूर्ति भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आदि शिव पढ़ा ना, तो जो भगवान शिव है इनकी एक नृत्य कला है जिसे नटराज कहा गया ना, नटराज की मूर्ति है। तो यहाँ पर कौन सी है? नर्तकी की मूर्ति है। तो भगवान शिव से हम नटराज की मूर्ति याद रख लेना है। तो यहाँ पर दूसरी नर्तकी की मूर्ति, पर अब नटराज की मूर्ति से याद रखना कि जो नटराज की मूर्ति है भगवान शिव जहां पर है वहां पर दूसरी मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति। और सबसे चौड़ी सड़क तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानगृह, ये जरूर याद रखेगा कि विशाल स्नानगृह मिला है, घर में कुआं मिला है, आदि शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है और सबसे चौड़ी सड़क मिली है। ये सब कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो कहां पर है? तो इसकी खुदाई पहले किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी और वर्तमान में ये भी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ही स्थित है चनहुदड़ो। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और ये औद्योगिक शहर है। तो ये दुर्ग रहित का मतलब क्या है? तो ये जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर मिले ना, तो उन शहरों में जो भी मकान बने होते थे ना, जो भी बस्तियां बनी होती थी, उसके बाद में एक बाउंड्री बनी होती थी ताकि बाहर से आक्रमण ना हो सके, इसलिए बाउंड्री बनी होती थी और उसी के अंदर बस्तियां बसी हुई थी। पर जो चनहुदड़ो था ये दुर्ग रहित था, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी। ये दुर्ग रहित था क्योंकि एक औद्योगिक शहर था, यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी। ये जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ पर देखिए सब महिलाओं वाली वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मनके और गुड़ियां हो गई। और एक चीज याद रखिएगा कि कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान भी यहाँ पर मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा कर रहा था कुत्ता, तो इन दोनों के पैरों के निशान मिले हैं, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो लिपस्टिक भी मिली है, देखिए उस समय लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़ियां मिली हैं और कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान मिले हैं चनहुदड़ो में। उसके बाद आगे देखते हैं रोपड़। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि भारत में ही है, पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। तो यहां से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और प्रागैतिहासिक काल में भी मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में ऐसे ही शव मिला था बुरझोम में, वहां पर भी क्या मिला था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। वैसे ही प्रमाण मिले हैं रोपड़ में, यहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो जो कुत्ता होता है वो वफादार होता है, देखिए उसने कितनी वफादारी की, अंतिम समय में भी उसको अपने मालिक के साथ ही दफनाया गया है। तो ये देख करके तो कोई भी रो पड़े, क्योंकि उसकी वफादारी को देखकर तो कोई भी रो पड़े कि अंतिम समय में भी कि जो कुत्ता है उसको उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। ये देख के कोई भी रो पड़ सकता है, इसीलिए रोपड़ में ये मिला है। तो ये आप लिंक कर सकते हैं कि ये देखकर कोई भी रो पड़े, ऐसी चीजें देख के कोई भी भावुक हो जाए, रो पड़े, तो ये कहां पर मिला है? रोपड़ में मिला है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा कि रोपड़ की जो खुदाई हुई थी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। तो इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी और वर्तमान में ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। और यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ पर हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिला है और चूड़ी मिली है। तो चूड़ी तो मिलेगी ही क्योंकि कालीबंगा नाम से क्लियर है कि काली मिट्टी की चूड़ी। तो क्या क्या चीजें मिली हैं? हल से जुते हुए खेत के निशान, ये इंपॉर्टेंट है कि हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिले हैं और चूड़ी। ये चार चीजें आपको कालीबंगा से याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में है और यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो एक ही चीज आपको याद रखनी है, स्टेडियम। ये देख लीजिए, स्टेडियम मिला था उस जमाने में। धोलावीरा में क्या मिला था? स्टेडियम। उसके बाद देखते हैं सुरकोटदा। तो इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था और वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। और यहां से क्या मिला है? तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वो अवशेष हैं जो कि सुरकोटदा से मिले हैं और ये घोड़े की हड्डियों के अवशेष हैं। तो इसे यही चीज पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। उसके बाद आगे देखते हैं लोथल।
तो लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ पर है ये लोथल, कहाँ पर, गुजरात में। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि पोर्ट मिला है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो व्यापार करते थे ना, तो वहां का बंदरगाह कौन सा था, प्रमुख बंदरगाह था। वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, लोथल गुजरात में है और गुजरात जो है समुद्र के तट पर है, तो यहीं पर बंदरगाह था। और यहाँ के जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर जो घर बने हैं उनके दरवाजे बाहर सड़कों पर नहीं खुलते, पीछे की ओर खुलते हैं। पर अकेला लोथल ऐसी जगह थी जहां के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो लोथल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर बंदरगाह मिला है। और बंदरगाह क्यों मिला है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता था और जो गुजरात है वो समुद्र के तट पर स्थित है, तो वहां पर एक बंदरगाह बना था। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो जितने भी तथ्य हैं मैंने वन लाइनर में कवर कर दिए हैं, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांसे की खोज हुई थी, कांसे का पता चला था, इसीलिए से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है और अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। तो कौन सी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद है कि जो सैंधववासी हैं यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं, ये विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, तो सबसे ज्यादा कपास उगाते थे। इसीलिए यूनानियों ने जो कपास का नाम रखा था ये सिंडोन रख दिया था। सिंडोन का मतलब क्या होता है, सैंधववासियों की उपज, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों की उपज। तो कपास में नंबर 1 पर थे सैंधववासी। और सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु जो उनका मुख्य व्यवसाय था ये व्यापार था। ये याद रखेगा कि उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से भी परिचित थे, तो व्यापार करते थे तो माप तोल से तो परिचित होंगे ही, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में लोहा ही दिया होता है, याद रखेगा। क्यों किससे परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, तो उस समय जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें मुख्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी उनमें जो जानवरों के चित्र मिले हैं उसमें शेर के चित्र नहीं मिले। तो ये एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ज्यादातर ऑप्शन में शेर दिया होता है कि शेर के जो चित्र हैं उस समय नहीं मिले हैं। कब, हड़प्पा सभ्यता के समय जो मोहरें थी ना उसमें शेर के चित्र नहीं मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से जो सेल खड़ी होता है ये एक बेशकीमती पत्थर यानी कि रत्न होता है, उसका इस्तेमाल किया गया था हड़प्पा सभ्यता के समय में मोहरों में। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों का निर्माण करने के लिए किया गया था। तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, ऑप्शन ए सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो कैसे निवासी थे, तो शहरी निवासी थे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने हुए थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो मैंने आपको बताया था किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कपास। इसीलिए यूनानी इसको सिंडन कहते थे, यानी कि सैंधववासियों की उपज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। जॉन मार्शल नहीं आएगा, हड़प्पा सभ्यता पूछा है तो ऑप्शन डी दयाराम साहनी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी दयाराम साहनी इसका सही जवाब होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो बताइए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था ना किसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का उपयोग हुआ था, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
तो किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे? तो ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन ए, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं, पर शेर के अवशेष नहीं मिले। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा था बंदरगाह, कहां पर था वो? लोथल में था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से यह प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, नृतक की मूर्ति। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा आपको बतानी है। तो उत्तरी सीमा कहां पर है? तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा। जम्मू उत्तर में है तो उत्तरी सीमा है मांडा। दक्षिणी सीमा कौन सी है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा कौन सी है? सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान में है। तो इसके आमने सामने ही दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां पर पाया गया है? तो सबसे बड़ा स्नानागार कहां पर मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहां पर मिले हैं? तो RH-37 कब्रिस्तान कहां पर मिले हैं? तो ये हड़प्पा में मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।